Hello dear students, this is our second class on the topic time of supply. It is my request to view this class only after watching previous class, that is lecture number 1 on time of supply. In this lecture, we are continuing with the remaining subsections of section 12. I will try to cover up all the remaining subsections of section 12. In the third lecture, we will be able to finish this topic. हाँ जी, देखिए लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हमने देखा था कि सेक्शन 12(2) का क्या हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है ये। अच्छा, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन सेक्शन 12 सबसेक्शन। चलिए लेट अस रीड द क्वेश्चन। ये कहते हैं नीलकमल इंडस्ट्रीज इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स ऑन 28th of January. On 28th of January, Nilkamal Industries received an order from Varad Traders for supply of a consignment of plastic goods. अब देखिए receipt of order से मुझे कोई मतलब नहीं है। Receipt of order is not important from GST point of view. Nilkamal Industries get the consignment ready by 11th of February. Again, this date is also not relevant. The invoice for the same was issued on the next day, that is on 12th of February. Varad Traders collect the consignment from the shop of Nilkamal Industries on 18th of February and hands over the check towards payment on the same day. The said payment is received in the books of the Nilkamal Traders on 20th February and amount is credited in bank on this date. ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या कहता है। Which section of CGST Act is applicable in the above scenario for determination of time of supply? Which section is applicable? ठीक है, अब आइए लिखते हैं इसका। Which section is applicable? पहले देखें कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। तो याद करें, हमारे पास सेक्शन 12 जो था वो सप्लाई ऑफ गुड्स का था। देखिए, नीलकमल इंडस्ट्रीज इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स, यानी गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर ये गुड्स की बात कर रहा है तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल है। अगर ये सर्विसेज की बात करता तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता। तो लेकिन ये तो गुड्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है कि सेक्शन 12 एप्लीकेबल है। अच्छा, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन वेदर इट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है, तो हम क्या मान के चलेंगे? तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछता है कोई कि विच सेक्शन इज एप्लीकेबल, तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल। अच्छा, फिर वो कहता है, ये पहला पार्ट हो गया। फिर वो कहता है स्टेट द रेलिवेंट प्रोविजन। अब देखिए रेलिवेंट प्रोविजन क्या था, एक बार रिकॉल करें। रेलिवेंट प्रोविजन क्या था? बी पॉइंट, यानी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट वाज गिवन इन सेक्शन 12(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। रेलिवेंट प्रोविजन ये था बच्चों की इसके अंदर दो क्लॉजेस होते थे हमारे, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए और क्लॉज बी। अगर हम क्लॉज ए की बात करें तो क्लॉज ए में दो बातें लिखी थी। क्लॉज ए में 2 पॉइंट्स आर गिवन, ओवर गिवन। कौन कौन से गिवन थे? एक तो वो कहता था एक्चुअल डेट ले लो। एक्चुअल डेट किसकी? एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एक तो एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेते थे, ठीक है। और दूसरा क्या लेते थे? और दूसरा लेते थे लास्ट डेट। कौन सी लास्ट डेट? जो अंडर सेक्शन 31 बनती है, जिसके अंदर हमारे दो केसेस होते थे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड और नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात देखें तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि वरद ट्रेडर्स कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द शॉप ऑफ नीलकमल इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि उसने शॉप से लिया तो मूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लॉज बी क्या कहता था? क्लॉज बी याद करें क्या कहता था? क्लॉज बी ये कहता था रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। क्लॉज बी कहता था रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, यानी ये जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, दिस क्लॉज बिकम्स इनइफेक्टिव। दिस क्लॉज बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15th of November 2017। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली ये क्लॉज तो बेकार हो गया, ठीक है। अब हमें क्लॉज क्या देखना है? हमें एक्चुअल डेट देखनी है और लास्ट डेट देखनी है, इन दोनों से काम चल जाएगा।
तो ये था हमारा रेलिवेंट प्रोविजन। अब तीसरा वो कह रहा है डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द प्लास्टिक गुड्स सप्लाइड बाय नीलकमल इंडस्ट्रीज। तो डेट ऑफ सप्लाई में क्या होना चाहिए? अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या चाहिए, पहले बताओ टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें देखना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारे पास दो डेट्स कौन सी है। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं कौन सी डेट्स हैं। जैसे सबसे पहले मुझे देखना चाहिए, अब मैं पार्ट सी के आंसर की बात कर रहा हूँ। पार्ट सी में सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए? पार्ट सी में मुझे देखना चाहिए कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज ए, क्योंकि क्लॉज बी की तो बात नहीं करेंगे। क्लॉज ए में दो चीजें आती थी, क्लॉज ए में दो चीजें आती थी। एक आता था हमारा एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और दूसरा होता था लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, अंडर सेक्शन 31। अब देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार जरा दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में जो डेट्स गिवन है उन डेट्स को एक बार और देख लेते हैं। मुझे कौन सी डेट चाहिए? मुझे चाहिए एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मुझे चाहिए एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो देखिए इसमें लिखा हुआ था इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन द नेक्स्ट डे, यानी 12th of February. The actual date of issue of invoice is 12th February 2020. Now I should look for the last date. Last date का मतलब क्या है? The last date of issue of invoice as per section 31. अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्क ट्रेडर्स कलेक्ट द कंसाइनमेंट ऑन 18th of February. तो 18th of February का मतलब क्या है? डिलीवरी हुई है 18th of February की। और सेक्शन 31 क्या कहता है? बिफोर और एट द, बिफोर, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसका मतलब इसकी जो लास्ट डेट हो गई वो हो गई डेट ऑफ डिलीवरी, दैट इज 18th of February 2020. Now we should take earlier of the two, we should take earlier of these two. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई हमारा आ जाएगा 12th of February, 12th of February 2020, 12th of February 2020। तो इसका आंसर आ गया 12th February 2020। वैसे बच्चों ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन आज इसको हमने रिपीट कर लिया। आज बेसिकली जो हमें पढ़ना है, वैसे हमें पढ़ना शुरू करना था सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से। तो आइए 12.3 की बात करते हैं, आइए 12.3 की बात करते हैं। अब देखिए 12.3 में क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि 12.3 कब एप्लीकेबल है। याद करो मैंने क्या बताया था, 12.3 कब एप्लीकेबल है। 12.3 हमारा तब एप्लीकेबल होता है, 12.3 क्या, आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि सेक्शन 12 में हमें 6 सबसेक्शंस पढ़ने, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी याद कराते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सेक्शन 12 में सबसेक्शन 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। सेक्शन 2 किस पर था? ये फॉरवर्ड चार्ज पर था, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चार्ज यानी नॉर्मली। सेक्शन 3 किस पर था? आरसीएम पर था। सब सेक्शन 4 किस पर था? याद करो, ये वाउचर्स पे था, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू वाउचर्स। ये कौन सा था? ये रेजिडुअल केसेस का था। और सेक्शन 6 किसका, सब सेक्शन 6 किसका था? ये था एडिशन, ये था एडिशन टू द वैल्यू, एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद 12.3 आरसीएम वाला, ठीक है। तो आज हम आरसीएम वाले की बात कर रहे हैं। आरसीएम वाले में क्या लिखा है, आइए जरा देख लेते हैं आरसीएम वाला क्या कहता है। इसको हटा देते हैं सबको। आरसीएम वाले में 3 कंडीशन है, आरसीएम वाले में 3 कंडीशन है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में, जब हमने सबसे पहले सेक्शन 12.2 पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक रिलैक्सेशन है, यानी जो क्लॉज 2 था, क्लॉज बी था, क्लॉज बी वाज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66। लेकिन वो सिर्फ 12.2 के लिए है, 12.3 के लिए नहीं है। 12.3 में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो आइए जरा 12.3 की बात करते हैं। पहले मैं एक बार 12.3 अपने हिसाब से बताता हूँ, पहले मैं 12.3 एक बार अपने हिसाब से बताता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए 12.3 क्या कहता है, 12.3 क्या कहता है, देखो 12.3 में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, 12.3 में क्या लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं 12.3 क्या कहता है। देखो पहले एक बार चाहें तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक। हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3,
and this is regarding time of supply of goods, time of supply of goods under RCM, under reverse charge, under reverse charge, under reverse charge क्या होगा? देखिए अंडर रिवर्स चार्ज वाले में भी इसके अंदर अर्लीस्ट ऑफ द 3 डेट्स आर टू बी टेकन। अर्लीस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 नहीं है 3 है, 2 होता तो अर्लियर लिखता, 3 है। अब 3 डेट कौन कौन सी है? ये एक्चुअली 3 क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ठीक है। इसका मतलब अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए कहता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अच्छा यहाँ पर डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ डिलीवरी की बजाय डेट ऑफ रिसिप्ट क्यों लिखा हुआ है? अरे आरसीएम का केस है ना। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज का मतलब है कि जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो रिसिपिएंट तो तभी देगा ना जब उसे गुड्स मिलेंगे। तो इन्होंने एक दो क्लॉज में एक क्लॉज तो डाल दिया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। दूसरा क्लॉज इन्होंने डाल दिया डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या है? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा ये हमें पता है कि व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ पेमेंट होती है अर्लियर ऑफ 2 डेट्स, डेट ऑफ पेमेंट होती है अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। यानी ये दोनों डेट में से जो भी डेट हो, पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? पहली होती है डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एंट्री इन बैंक अकाउंट, एंट्री इन बैंक अकाउंट, एंट्री इन बैंक अकाउंट। किसकी बुक्स में? किसकी बुक्स में? अरे आरसीएम का केस है ना, तो आरसीएम का केस है तो ये किसकी? ये रिसिपिएंट की बुक्स की बात कर रहा है, रिसिपिएंट की बुक्स में। अरे ये भी तो रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि क्लॉज ए भी रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लॉज बी भी रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब एंट्री इन द बुक्स किसकी? बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। और ये एंट्री बुक्स में क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, व्हेन वी हैव इशूड द चेक तो इट विल रिड्यूस अवर बैंक बैलेंस। तो जब ये प्रेजेंट हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी? डेबिट होगी। तो इसलिए इसे और क्लियर कर देते हैं, डेबिट लिख देते हैं, ठीक है। ये तो 2 आसान है। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा ये कहता है डेट, अब तीसरा बिल्कुल ध्यान से समझना, तीसरे को मैं अलग से दोबारा भी बताऊंगा। ये कहता है डेट इमीडिएटली, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, डेट immediately following 30 days, 30 days from the date of, 30 days from the date of issue of, from the date of issue of invoice, invoice by the supplier, by the supplier, by the supplier। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 30 डेज के बाद वाली डेट लेनी है। देखो क्या कहता है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, ठीक है। अब लिख हम 30 डेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसको हमें लिखना पड़ेगा 31st डे। मतलब इसके अंदर जो डेट होगी वो 31st डे होगी, ठीक है। ये क्लॉज सी अभी आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्लॉज सी। पहले एक बार इसको देख लीजिए, क्लॉज सी फिर बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में देयर आर 3 क्लॉजेज which are to be studied. Number 1, clause A. Clause A is related with the date at which the recipient has received the goods. Clause B is related with the date of payment. And what is the date of payment to be taken in clause B? It is the earlier of the 2 dates, are entry in the books and entry in the debit, entry in the bank account. Or third one is clause C is related with the time of 30 days. ठीक? अच्छा, one more provision is there, proviso is there, ठीक है। अब इसका एक ना proviso भी है, proviso है। प्रोवाइजो किसका है? प्रोवाइजो है टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ये कहता है कि इफ इट इज द केस ऑफ आरसीएम, इफ इट इज द केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज का केस है, ठीक है। लेकिन लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई एज पर क्लॉज ए, एज पर क्लॉज बी, एज पर क्लॉज सी। यानी तीनों से नहीं पता लगता, तीनों से नहीं पता लगता। तो ये जो प्रोवाइजो है ना, ये एक रूल बताता है, ये प्रोवाइजो रूल बताता है। और ये कहता है कि ऐसे केस में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ये कहता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? इट विल बी द डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द recipient, of the recipient of supply, recipient of supply, of recipient of supply, of recipient of supply।
चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट. व्हाट वी हैव कवर्ड, वी हैव जस्ट कवर्ड सेक्शन 12 सबसेक्शन 3. ठीक. दिस सबसेक्शन इज रिलेटेड विद आरसीएम, यानी हाउ टू डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज, यानी हाउ टू डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल. So they say that there are 3 clauses which are to be considered: clause A, clause B, and clause C. And whatever date is the earliest of these 3 dates will be the time of supply. Now, what is clause A? Clause A is related with the date of receipt of goods. Date of receipt of goods. अच्छा, there is no need to write it again. अभी आपने लिखा तो है, एक बार समझिए खाली, अभी लिखा तो है आपने. तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, तो पहला है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट. इसमें वही दोनों चीजें आ जाएंगी हमारी बुक्स में और हमारे बैंक अकाउंट में क्या है. और तीसरा क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, जो सप्लायर ने डेट इशू की है उसमें 30 डेज ऐड करके जो नेक्स्ट डे है वो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, आइए एक बार इसे जरा प्रिंटेड में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. चलिए, ये कहता है सेक्शन 12(3) ऑफ CGST एक्ट. ओके, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द टैक्स इज टू बी पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था कि जो हमारा सेक्शन 12(3) है वो आरसीएम पर बेसिस है. ठीक है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक, तो 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी अर्लीस्ट ऑफ दिस, ठीक है. अब इसमें कौन कौन सी डेट गिवन है, ध्यान से देखो. एक तो दिया हुआ है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा क्या है डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा क्या है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज. ठीक, तो यानी बात वही है जो अभी हमने पढ़ा है. हमें 3 चीजें देखनी चाहिए, ABC, और तीनों क्लॉज को देखना. ठीक, अब इसमें देखो बच्चों, whenever a question is given to you, date of receipt of goods will be given to you accurately. ठीक है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है. As far as the date of payment is concerned, 2 dates are required and these 2 dates would be given to you. But in order to apply clause C, you will have to calculate the 31st day. यानी ये जो कह रहा है ना डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, तो ये क्लॉज सी को पढ़ना चाहिए. ठीक है, आइए जरा क्लॉज सी को कैसे पढ़ा जाए उसको मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं, उससे देखिए. ठीक, अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या है. ये कह रहा है डिटरमिन द डेट एज पर 12(3)(c). 12(3) क्या है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. ओके, अब आइए जरा देखते हैं कि हाउ टू ऐड 30 डेज इन 18th ऑफ मे. अब देखिए 18th ऑफ मे का मतलब क्या है, 18th ऑफ मे का मतलब है मे में कितने दिन होते हैं, बताओ. 31. मे में कितने दिन होते हैं, 31. तो इसका मतलब अगर हम बचे हुए दिन देखें मे के, तो कितने बचे, 31 में से 18 डेज लेस कर दो. 31 में से 18 डेज लेस कर दो तो कितने बचे, 31 में से 18 डेज लेस कर दो कितने बचे बताओ. 13 डेज, 13 दिन तो ये बचे. ठीक है, लेकिन हमें तो 30 डेज चाहिए. तो मे के बाद क्या आता है, जून आता है. तो जून के 17 दिन लेंगे तो ये 30 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये जो 17 दिन लेने के बाद 17 जून आई है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो. ये जो 17 आई है, आप कहेंगे सर 30 आई थी. अरे 30 नहीं आई थी, 30 तो डेज थे ना. डेट तो कौन सी आई है, 17 जून आई है. लेकिन बच्चों ये जो 17 जून है, ये जो 17 जून है, ये कौन सी डेट है, ये तो 30th डे है. दिस इज द 30th डे. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट फॉलोइंग 30 डेज. हमें चाहिए डेट फॉलोइंग 30 डेज, यानी फॉलोइंग का मतलब उससे अगले वाली. आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब 17 जून नहीं आंसर होगा, 17 जून आंसर नहीं होगा. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 18th जून. हमारा आंसर होगा 18th जून. ठीक है, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो 3 एग्जांपल और है, लेकिन फिर भी इसे समझ में आना चाहिए. दोबारा समझिए, देखिए we just started with 18th of May 2019. ठीक है, first of all we know that in May total 31 days are there. Now out of 31 days 18 days गुजर चुके हैं, तो बाकी कितने डेज बचे, 31 में से 18 लेस किए तो 13 डेज बचे. तो 13 डेज जो लेफ्ट डेज हैं उसमें हम ऐड करते हैं 17 डेज, तो 30 डेज हो गए पूरे. ये कौन सा महीना है, मे है. मे के बाद क्या आता है, जून आता है. तो 17 जून को 30 दिन खत्म हो रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा दिन चाहिए, हमें तो
30 डेज के अगले वाला दिन चाहिए, तो इसलिए इसको हमने हटा दिया, तो इसलिए इसको क्या हो गया, हमारा अगला दिन हो गया। आइए एक बार और देखते हैं, ठीक है। अब पहले मैं बोलता हूं, आप देखिएगा, पहले बताओ, अब मैं पूछूंगा, आप साथ साथ आंसर देंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं, सभी लोग सोचें। बिल्कुल ठीक, 31। 31 में से कितने दिन लेस करने चाहिए? वेरी गुड, 20 डेज, 22 डेज। अब 31 में से 22 डेज लेस करें तो कितने दिन बचे? बैलेंस डेज कितने बचे बताओ ना? 9 डेज, 9 डेज। तो इसका मतलब जनवरी के मेरे बच गए 9 डेज। जनवरी के हमारे बच गए 9 डेज। अब अगर जनवरी के 9 डेज बच गए, जनवरी के 9 डेज बच गए, तो अब और कौन से डेज होने चाहिए? हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि जनवरी में कितने दिन बचे, जनवरी में कितने डेज बचे? 9 डेज। 31 में से 22 लेस करें तो जनवरी के कितने बचे? 9 डेज। 9 डेज तो जनवरी के हैं, लेकिन हमें कितने डेज चाहिए? हमें टोटल चाहिए 30 डेज। तो फरवरी के कितने दिन बचे? फरवरी के 21 डेज लेने चाहिए। लेकिन बच्चों ये जो हमारी डेट आई है, कौन सी डेट आई है? ये जो डेट आई है 21 फरवरी, ध्यान देना, ये जो 21 फरवरी डेट है, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 21 फरवरी जो है, दिस इज द 30th डे, दिस इज द 30th डे। और हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए फॉलोइंग 30th डे, हमें चाहिए फॉलोइंग 30th डे। इसका मतलब हमारे लिए हमारा आंसर हो जाएगा 22 22 फरवरी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये है 17 सितंबर। 17 सितंबर, सितंबर में हाउ मेनी डेज आर देयर? सितंबर में 30 डेज होते हैं। 30 में से ये कौन सी डेट है? 17 है, 17 तारीख लेस कर दी, ठीक है। इसमें से 17 लेस के तो कितने बचे? बैलेंस डेज कितने बचे? 13 डेज, 13 डेज, ठीक। तो इसका मतलब सितंबर के हमारे पास बचे 13 डेज, और अक्टूबर के हुए 17 डेज, तो टोटल हो गए 30 डेज, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी 17 अक्टूबर आया है, ये जो आपका 17 अक्टूबर आया है, ये कौन सा डे है? दिस इज द 30th डे। और हमें कौन सा डे चाहिए? फॉलोइंग डे। हमें कौन सा चाहिए? फॉलोइंग। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, ठीक है। अब मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। पहले आप 22 दिसंबर का देखो जरा कितने होते हैं, अपने आप देखो। यस, यू कैन डू इट, करो फटाफट। पहले देखो दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 22 लेस करो। तो दिसंबर में कितने दिन बचे बताओ? बैलेंस डेज इन दिसंबर कितने बचे? 9 डेज, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिसंबर के कितने दिन हो गए? 9 डेज। तो जनवरी के कितने दिन लेने पड़ेंगे? 21, क्योंकि हमें 30 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो डेट आई, कौन सी डेट? 21 जनवरी। क्या ये डेट आंसर है? नहीं। अरे हम क्लॉज सी की बात कर रहे हैं। क्लॉज सी क्या कहता है? फॉलोइंग 30 डेज। तो इसका मतलब ये तो हमारा 30th डे है। ये कौन सा है? 30th डे है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 22 जनवरी। हमारा आंसर आ गया 22 जनवरी, ठीक है जी, 22 जनवरी। जल्दी से एक बार देख लीजिए। हाँ जी, जल्दी से देखिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं हम, अब आते हैं हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। लेट अस रिवाइज, रिवीजन, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, अभी तक हमने सेक्शन 12.2 पढ़ाया था मैंने लेक्चर 1 में, और सेक्शन 12.3 हमने अभी शुरू किया। 12.2 और 12.3 हमने ये दो सेक्शन पढ़े। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो सेक्शन 12.2 और 12.3 है, इसमें क्या क्या था? सोचो जरा, इसमें क्या क्या था। देखिए, इन सेक्शन 12.2, in section 12.2, two clauses were there, clause A, clause B, clause A, clause B। अच्छा, और 12.3 में क्या था? 12.3 तो अभी हमने पढ़ा है, इसके अंदर 3 क्लॉजेज आर देयर। कौन कौन से क्लॉज हैं? क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज सी है, ठीक। ओके, नाउ, नाउ इन क्लॉज ए, क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए में क्या था याद करो। क्लॉज ए में दो चीजें थी।
क्लॉज ए में दो चीजें थी, पहला था एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, पहला था एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था लास्ट डेट, दूसरा था लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31। और ये क्या था, ये था डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट यानी डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी तो सिग्निफिकेंस खत्म हो गई नोटिफिकेशन नंबर 60, बोलो 66, नोटिफिकेशन नंबर 66 बाय 2017 सीटी, ठीक। इसकी तो खत्म हो गई, यानी इसकी तो बात नहीं करनी चाहिए। और इन दोनों में से क्या था, इन दोनों में से जो अर्लियर, ठीक है। अब आइए जो अभी हमने कवर किया, अभी मैंने जो कवर किया है उसमें क्या बताया है, इसके अंदर कौन कौन सी बात थी बताओ। पहला था रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय ऑब्वियसली रिसिपिएंट, अरे रिसिपिएंट को तो गुड्स मिलेंगे। इसमें क्या था, इसमें था डेट ऑफ पेमेंट, इसमें था डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट में दो चीजें थी, एक तो एंट्री इन द बुक्स, एंट्री इन द बुक्स, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था डेबिट इन बैंक, डेबिट एंट्री इन बैंक, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ था डेट फॉलोइंग, डेट फॉलोइंग 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। सप्लायर ने डेट ऑफ इनवॉइस या इनवॉइस के अलावा और भी चीज हो सकती है, इनवॉइस के अलावा और भी किसी को दिया है वो भी काउंट करें, ठीक है जी। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आरसीएम, ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये कहता है, अच्छा ये नया क्वेश्चन है, ये बुक वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने नया क्वेश्चन बनाया है इस वीडियो लेक्चर के लिए। देखिए क्या कहता है, मिस्टर कमल a registered person supplied certain goods to Mr. Sanjay who is also a registered person. The tax in respect of the said goods is liable to be paid on reverse charge basis, ठीक। अब मेरा ना इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि who is supplier, who is supplier, who is supplier, Mr. Kamal, Mr. Kamal is supplier, who is recipient, who is recipient, who is recipient, Mr. Sanjay is recipient। अब ये कहता है टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट गुड्स इज लायबल टू बी पेड ऑन आरसीएम। अगर रिवर्स चार्ज में है तो आप मुझे पहले एक बार बताओ, अगर ये रिवर्स चार्ज में है तो किसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, किसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रिसिपिएंट का। सप्लायर हो सकता है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, खैर उस बात पे नहीं जाते। द अदर डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर एज अंडर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है बाय मिस्टर संजय, मिस्टर संजय कौन है, रिसिपिएंट, ये कौन है, रिसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स, डेट व्हेन द पेमेंट इज डेबिटेड, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय मिस्टर कमल। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर इसमें हम ध्यान से देखें, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें क्या देखना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इसके अंदर करना क्या है बच्चों, हमें देखना ये चाहिए कि हमारे प्रोविजंस क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ हमारा प्रोविजन क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि हमारे लिए जो एप्लीकेबल है वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 है, ठीक है। हमारे लिए जो एप्लीकेबल है वो कौन सा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 है। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में क्या बातें पड़ी थी, रिवाइज करो जरा। अरे अभी देखो ना, ये अभी हमने पढ़ा नहीं था ये वाला, देखो क्या पढ़ा था इसमें, इसमें क्या पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था रिवीजन में, यही तो पढ़ा था कि 12(3) में क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज सी है, तो बस यही तीन चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है, यही तीन चीजें पढ़नी है। आइए जरा देखते हैं तीन चीजें। अच्छा सबसे पहले बताओ क्या लूं, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना चाहिए, सबसे पहले हमें लेना चाहिए यहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। दूसरा क्या लेना चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, डेट फॉलोइंग, डेट फॉलोइंग 30 days, फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत अच्छे से याद है यार, अभी तो किया हमने। आप कहते हैं सर क्लॉज और बता दो, बता देता हूँ यार। ये है 12(3)A, ये है 12(3)B और ये है 12(3)C, ये है 12(3)C, तीन चीजें, ठीक है। अब देखो जरा,
अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कौन सी है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये दी हुई है, इसका अंदर तो डेट गिवन है 8 जनवरी 2020। दूसरी है डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट में तो दो चीजें होती थी, याद करो, डेट ऑफ पेमेंट में दो चीजें होती थी, एक तो बुक्स में किस दिन एंट्री की है हमने, और दूसरा बैंक अकाउंट की एंट्री की बात करते थे। अब देखो, डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमारी एक डेट है, ठीक है। तो ये वाली डेट हो जाएगी हमारी, बुक्स वाली डेट है 6 फरवरी 2020, ठीक। और डेट एट विच द पेमेंट इज डेबिटेड, ये डेबिटेड वाली डेट ये है 8 फरवरी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इन दोनों डेट में से जो अर्लियर डेट है उसको लेना चाहिए, ठीक है। कौन सी डेट लेनी चाहिए, अर्लियर डेट लेनी चाहिए। और अर्लियर डेट कौन सी होगी, 6 फरवरी, 6 फरवरी, ठीक। चलो आगे चलें। अब हमें ये वाली डेट और चाहिए, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, डेट फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब सप्लायर ने इशू ऑफ इनवॉइस कब किया है, 2 जनवरी को किया है, 2 जनवरी को किया है, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, जनवरी में कितने दिन बच गए भाई, 31 में से 2 लेस किए, तो वी आर लेफ्ट विद 29 डेज इन जनवरी, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू टेक 30 डेज, तो 1 फरवरी आ गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, 1 फरवरी इज नॉट द डेट, क्योंकि 1 फरवरी तो 30th डे है, जबकि मुझे क्या लेना है, फॉलोइंग डे। इसका मतलब मेरा इसका आंसर होगा 2 फरवरी 2020, मेरा आंसर होगा 2 फरवरी 2020। बात समझ में आई। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज 3 के हिसाब से हमने डेट्स निकाली, ठीक है। अब मुझे क्या डेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अब देखिए, मुझे अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, सोचो जरा, मुझे अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, मुझे अल्टीमेटली बच्चों एक डेट निकालनी है, और उस डेट पर लेके जाना है इन सभी को, ठीक है। मुझे एक डेट निकालनी है और उस डेट पे लेके जाना है इन सभी को, ठीक। ये कौन सी डेट होनी चाहिए बताओ, ये डेट कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जो इन तीनों में से अर्लीस्ट डेट हो। कौन सी डेट होनी चाहिए, जो इन तीनों में से अर्लीस्ट डेट हो। बताओ अर्लीस्ट डेट कौन सी होगी, 3 डेट्स कौन सी हैं, पहले तो 3 डेट देख लो ना यार। एक है 8 जनवरी, दूसरी है 6 फरवरी, और तीसरी है 2 फरवरी। तो 8 जनवरी, पहले है, तो 8 जनवरी 2020 ये हो गई हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 जनवरी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसको एग्जाम में कैसे दिखाना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, एग्जाम में अगर ये आता है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए, एग्जाम में अगर आता है तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, अच्छा, अब इसके अंदर 3 डेट्स हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो 3 डेट्स, एक टेबल बना लेते हैं, 3 डेट्स हमें चाहिए। कौन कौन सी डेट चाहिए बताओ। एक डेट तो चाहिए रिसिप्ट ऑफ गुड्स की, दूसरी डेट चाहिए जिस दिन पेमेंट हुई, तीसरी डेट चाहिए 30 डेज वाली, ठीक है, तीसरी डेट 30 डेज वाली चाहिए। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसकी 2 डेट्स भी बना सकते हो, वो कौन सी 2 डेट्स अभी बताते हैं। अच्छा, पहले इसको देखो, पहले मैं देखता हूँ क्लॉज 12 सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, ठीक है। पहले हम इन तीनों के हिसाब से डेट देख लेते हैं कि कौन सी है, और फिर हमारे हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी जो इनकी अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट ऑफ द डेट्स, ठीक है। अच्छा, 12(3)A में क्या लेते हैं सबसे पहले बताओ, 12(3)A में, क्लॉज ए में क्या लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ये मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे डेट ऑफ पेमेंट, अब डेट ऑफ पेमेंट में मुझे लिखना चाहिए अर्लियर ऑफ, अब इसमें 2 चीजें बना देते हैं,
एंट्री इन बुक्स, ठीक है, और दूसरा डेबिट इन बैंक, डेबिट इन बैंक, डेबिट इन बैंक। एक बार जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एंट्री इन द बुक्स कब थी? बुक्स में एंट्री दी है हमारी 6 फरवरी और 8 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 8 फरवरी, तो 6 फरवरी और 8 फरवरी, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी डेट लेनी चाहिए मुझे? अर्लीस्ट लेनी चाहिए, तो ये आ गया 6 फरवरी। अच्छा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता था डेट, डेट फॉलोइंग, डेट फॉलोइंग, या बल्कि पूरी बात लिख देते हैं, यहाँ पर पूरी बात लिख देते हैं। क्या है? डेट इमीडिएटली, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, 30 days from the date of issue of invoice, from the date of issue of invoice, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो फिलहाल हम ऊपर से देख लेते हैं जो अभी निकाली थी। ये डेट हमारी थी 2 फरवरी, ये डेट थी हमारी 2 फरवरी, तो 2 फरवरी 20 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से अर्लीस्ट डेट कौन सी हो गई? 8 जनवरी 20, तो इसमें लिख देंगे टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 8 जनवरी 20, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 8 जनवरी 20, ठीक है। फटाफट इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 8.23, क्वेश्चन नंबर 8। Determine the time of supply of goods in the following cases, assuming the GST is payable on reverse charge basis. अगर GST पेबल है रिवर्स चार्ज, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के हिसाब से वैल्यूएशन होगी, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी डेट्स होती हैं? इसमें कौन कौन सी डेट्स होती हैं? 3 डेट्स होती हैं ना, इसमें 3 डेट्स होती हैं। कौन कौन सी? डेट ऑफ रिसिप्ट, वो ये वाली दी हुई है, क्लॉज ए। दूसरी होती है डेट ऑफ पेमेंट, ये है क्लॉज बी, और ये हो जाएगा क्लॉज सी, ये हो जाएगा क्लॉज सी, ठीक है। तो एक डेट तो ये है ही हमारी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट ये है ही हमारी, ठीक है। तो आइए जरा इसकी एक क्वेश्चन बना ले। चलो एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाए, इसी पे ही बना लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए एक टेबल बनाता हूं मैं, उस टेबल में मैं क्या लिखूंगा, ये सारी डेट्स लिख लेता हूँ। पहले बताओ मुझे कितने कॉलम्स की जरूरत है? एक तो केस आ जाएगा, एक डेट ऑफ, और बाकी 3 डेट्स, यानी 4 कॉलम बना लेते हैं। ओके चलिए 4 कॉलम बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बनाए, 4 कॉलम्स बना लें। जी, फर्स्ट में लिखें केस, सेकंड के लिए लिखेंगे डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, थर्ड लिखेंगे क्लॉज बी, और फोर्थ में आ जाएगा हमारा क्लॉज सी। ठीक है, एक और बना लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलिए यहाँ है केस, यहाँ है डेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, ये है डेट ऑफ पेमेंट, ये है डेट, ये है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, फॉलोइंग 30 डेज, ठीक है। और ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप कहेंगे सर आप तो बड़ा टेक्निकल होकर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी,
और ये आ जाएगा अर्लीस्ट। इन तीनों में जो भी सबसे पहले होगा। आइए पहला केस देखते हैं, ए केस। एक केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स गिवन है 1 जुलाई। प्लीज राइट 1 जुलाई, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 1 जुलाई। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट गिवन है, डेट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं, डेट ऑफ पेमेंट है 10th ऑफ अगस्त। ये भी हो गया 10th ऑफ अगस्त, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना चाहिए कि 30 डेज वाली डेट कौन सी है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इनके सबके कॉलम बना लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले कॉलम बना लेते हैं। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। सी में 2 बार पेमेंट आई है, सी का थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सी में 2 बार पेमेंट आई है। अच्छा डी में क्या है, डी में 2 डेट्स गिवन है लेकिन पेमेंट एक ही बार आई है, कोई बात नहीं, ओके। ई में क्या है, ई में भी पेमेंट एक ही बार आई है और एफ में भी पेमेंट एक ही बार आई है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको सबको लिख लेता हूँ, बी सी डी ई और एफ, ठीक है। मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, ये कौन सी डेट है, 1 जुलाई। ये कौन सी डेट है, 1 जुलाई, तो यहाँ लिख लिया 1 ऑफ जुलाई। अगला भी 1 जुलाई गिवन है तो 1 ऑफ जुलाई। 5 जुलाई, 5 जुलाई। फिर गिवन है 1 जुलाई, वो भी लिख लिया। फिर गिवन है 1 ऑफ अगस्त, 1 ऑफ अगस्त। अच्छा डेट ऑफ पेमेंट की बात करें, इसमें तो एक ही डेट है, 25 ऑफ जून, 25 ऑफ जून। फिर वो कह रहा है पार्ट पेमेंट। अच्छा पार्ट पेमेंट का मतलब बच्चों पता है क्या है, इसके 2 केसेस बन जाएंगे। पार्ट पेमेंट का मतलब है 2 केसेस बन जाएंगे। ध्यान से देखो, पार्ट पेमेंट का मतलब 2 केसेस बनेंगे। एक पेमेंट तो आई है, हमने किया 30 जून को, और एक पेमेंट है 20 जुलाई को। हो सकता है दोनों की डेट अलग अलग आ जाए, ठीक है, इसे अलग अलग लिखना चाहिए, ओके। उसके बाद वो कहता है पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन 28 ऑफ जून और डेबिट हुआ है 30 जून। तो इसका मतलब डेट ऑफ पेमेंट में कौन सी आनी चाहिए, अर्लीस्ट आनी चाहिए ना। पहले मैं दोनों लिख देता हूँ, पहले मैं दोनों लिखता हूँ। 28 जून तो एक डेट है हमारी और 30 जून दूसरी डेट है, ठीक है। तो मुझे कौन सी डेट लेनी चाहिए, मुझे कौन सी डेट लेनी चाहिए बताओ। मुझे लेनी चाहिए दोनों में जो अर्लीस्ट है, तो इस डेट को हटा दिया तो 28 जून हमारी डेट आ जाएगी, उसको नहीं देंगे। चलो ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट में वो कहता है, ई वाले में कहता है पेमेंट इज एंटर्ड ऑन 30 जून। 30 जून को पेमेंट एंटर हुई बुक्स में, जबकि बैंक में 6 जून को ही एंट्री आ गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों में अर्लीस्ट लेनी चाहिए, तो इसको छोड़ देते हैं और इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट 10th ऑफ अगस्त, इसमें तो 10 अगस्त दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्लॉज ए क्लॉज बी तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब क्लॉज सी को एक बार और पढ़ लेते हैं। क्लॉज सी में क्या है, जो डेट ऑफ इशू है ना, उसके बाद के 30 डेज। अब देखिए मैं बिल्कुल आराम से करके दिखाऊंगा आपको। 29th जून, 29th जून, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मेरे साथ साथ आप भी करें, ठीक है, बंसल सर के बच्चों को कर सकते हो। 29th जून, 29th जून में क्या आएगा, 29 जून में पहले तो देखो हमारे जून में कितने बचे हुए दिन है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जून, इन द मंथ ऑफ जून, 30 में से एक 29 चले गए तो एक दिन तो जून का बचा है। इसका मतलब अगर मुझे टोटल 30 डेज चाहिए तो 29 लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 29 जुलाई है, ये जो 29 जुलाई है, ये हो गई मेरी 30th डे। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30th डे। तो यानी इसके लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, 29 जुलाई को क्या लिखना चाहिए, 30th जुलाई। क्या लिखना चाहिए, 30th जुलाई। तो वो मैं यहाँ पे 30th जुलाई लिख रहा हूँ, 30th जुलाई लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ में आई बात, ये नहीं है। अगर नहीं आई जिन बच्चों को, वो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोबारा देखिए, एक बार और देखिए क्या कहा मैंने। देखिए बहुत आसान चीज, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि डेट कौन से मंथ की गिवन है। फिर देख लो उस डेट में कितने मंथ, कितने डेज होते हैं और बचे हुए दिन कितने हैं। जैसे जून दिया हुआ है, जून का मतलब है 30 डेज और 29th गिवन है, तो एक दिन तो जून का हो गया। अच्छा हमें टोटल चाहिए 30 डेज, तो जुलाई में कितने दिन ऐड करें कि 30 डेज हो जाएंगे, 29। 29 + 1 = 30। लेकिन ये जो 29 वाला है ना, ये तो 30th डे है। इसका मतलब अगर ये कहता 30th डे पेबल होगा तो 29th होता, लेकिन वो ये कह रहा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। इसका मतलब 29 से अगला होगा, तो 29 से अगला होगा तो ये 30th जुलाई हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 30th जुलाई लिखा है।
इसलिए मैंने यहाँ पर 30 जुलाई लिखा है। समझ में आई बात ये? बोलो जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब पहले वाला हो गया। दूसरे वाला देखते हैं। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में 29 जून ही लिखा हुआ है, तो इसका भी 30 जुलाई आएगा। तीसरे वाले में भी 30 जुलाई आएगा, 29 ही लिखा हुआ है। ठीक है। 1 जून, अच्छा एक और है 1 जून। 1 जून का मतलब क्या हुआ बताओ जरा, जल्दी जल्दी। अच्छे अच्छे बच्चे हो ना। जून में कितने डेज होते हैं बताओ? जून में कितने होते हैं? अरे जुलाई में 31 होते हैं, जून में तो 30 होते हैं। तो 29 डेज तो जुलाई जून के बचे, एक दिन जुलाई का हुआ। तो ये जो एक दिन ऐड करने के बाद आया उसे क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? 30 डे। हमें तो 31 चाहिए, उससे अगला दिन चाहिए, तो 2 जुलाई आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखना चाहिए 2 जुलाई, यहाँ लिखना चाहिए 2 जुलाई। ठीक है। अच्छा इनका तो हमने देखा ही था 29 जून का, तो यानी इन सबके लिए तो 30th। एक डेट का गड़बड़ कैसे है? अच्छा एक डेट का गड़बड़ ये है कि यहाँ पे पार्ट पेमेंट वाला था ना, सी पार्ट। ओके ठीक है, सही कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 जुलाई आई थी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 जुलाई आई थी वो किस में लिखना चाहिए? वो इसमें लिखना चाहिए 2 जुलाई, क्योंकि 2 जुलाई आई थी 1 जून, और 1 जून किसका है? डी केस का, तो डी वाले में लिख दिया। ठीक है। तो इसमें तो फिर वो 30th जुलाई, इसमें भी 30th जुलाई, इसमें भी 30th जुलाई ही आएगा, 30th जुलाई ही आएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा क्या होता है। अरे क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, अर्लीस्ट। देख लो इन तीनों में अर्लीस्ट कौन सी है? तीनों में अर्लीस्ट देखो कौन सी है। 1 जुलाई, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई हो गई, तो इसका आंसर आ गया 1 जुलाई। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1 जुलाई। इसमें देखो 1 जुलाई, 25 जून, तो 25 जून आ गया। ठीक। 1 जुलाई, अब देखो इसमें दो केसेस है ना, तो पहले वाले में 1 जुलाई, 30 जून, तो 30 जून आ गया। ठीक है। लेकिन जो दूसरी पेमेंट है उसमें 30 जून की बजाय 20 जुलाई आ गया, तो उसका अंदर 1 जुलाई आ गया। ठीक है। कर कैसे रहे हैं? अरे भाई ये जो 3 डेट्स हैं, उन तीनों डेट में से सबसे पहली डेट देख लो ना, अर्लीस्ट। दिक्कत क्या है? डी वाले में देखो, जल्दी बताओ। डी वाले में, डी वाले में जल्दी बताओ 20 जून। ई वाले में बताओ, ई वाले में बताओ 26 जून। ई वाले में 26 जून। एफ में बताओ, एफ में बताओ 1 जुलाई। नहीं 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 नहीं, 30th जुलाई। एफ में क्या हो गया? 30th जून। इस तरह से हम इनकी वैल्यूएशन करते हैं, इस तरह से वैल्यूएशन इनकी करते हैं। ठीक है। तो हमने 12/3 पढ़ लिया आराम से। कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन हमारा, जिसके ऊपर एग्जांपल मैंने नीचे पहले ही दे दिया, ये है हमारा 12/4। ठीक है, इसको बता देता हूँ। सेक्शन 12/4, सेक्शन 12/4, और 12/4 है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ वाउचर्स। अगर वाउचर्स के थ्रू सप्लाई होता है ना बच्चों, तो क्या होगा? अगर वाउचर्स के थ्रू सप्लाई होता है तो क्या होगा? बहुत आसान चीज है। ठीक है। क्या कहा मैंने? बहुत आसान है। देखो जरा ध्यान से। अरे इसमें दो ही चीजें पढ़नी है, खाली दो ही चीजें पढ़नी है इसमें। छोटी छोटी सी दो बातें पढ़ेंगे कल। पहला देखिए, पहला क्या कहता है? देखो ये रिलेटेड किससे है? ये कहता है आपको देखना चाहिए कि सप्लाई जो है वो क्या है। क्या सप्लाई हमारी आइडेंटिफाइबल है? ठीक है। और या नॉट आइडेंटिफाइबल है? नॉट आइडेंटिफाइबल। इसका मतलब है कि जिस समय हमने वाउचर दिया, क्या हमें उस समय पता है कि वो किस गुड्स के, किस पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स को ले सकता है? अगर वो फिक्स है, अगर वो फिक्स है, एक ही है, पता है क्या है, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जिस दिन हमने इशू किया वही माना जाएगा। ठीक है। क्या कहा मैंने? डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशुएंस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें तो पता नहीं कब होगा। तो जब वो रिडेम्पशन होगा ना, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन विल बी
टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिडेम्पशन विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ गई? यानी डेट ऑफ रिडेम्पशन और डेट ऑफ इशू दोनों देखेंगे। आइए जरा एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। बुक पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन, डोमिनोज has launched a scheme under which with each purchase of large pizza during the Diwali season, one can buy a voucher for ₹50 which will be redeemable till 24th of November। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है। पहली बात तो ये है कि ये वाउचर कौन सा है, आइडेंटिफाइबल है नहीं है? तो भैया वाउचर हमारा आइडेंटिफाइबल है। क्यों आइडेंटिफाइबल है? क्योंकि इट कैन बी रिडीम्ड इन फेवर ऑफ it can be redeemed for small pizza only, पता है? तो इसीलिए आइडेंटिफाइबल होने का मतलब क्या है, क्या बताया था? डेट ऑफ इशू। तो इसलिए कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और देखते हैं। ये कहता है डीलक्स मील कूपन्स आर सोल्ड टू ए कंपनी ऑन 14th February being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against purchase of food items. The employee can use them in various stores for purchase of various edible items। अब देखिए various edible items मतलब ये है कि फिक्स नहीं है, इसका मतलब फिक्स नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, नॉट आइडेंटिफाइबल। अरे अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो भैया डेट ऑफ रिडेम्पशन हो जाएगी ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेट ऑफ रिडेम्पशन। इसका आंसर हो जाएगा डेट ऑफ रिडेम्पशन। यानी जिस दिन ये रिडीम करेंगे उसी दिन हमें जानना चाहिए, उस दिन मानना चाहिए। ठीक है, उसी दिन हमारा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, और ये है हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 5। ये क्या कहता है? ये कहता है जी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेजिडुअल मतलब बचा कचा, रेजिडुअल केसेस में क्या होगा? ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि ये कब लगेगा। सुनो, इस सबसेक्शन को लगाने की कंडीशन है। ठीक है, इस सबसेक्शन को लगाने की बच्चों कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी ये सेक्शन नहीं लग सकता। कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, इस सबसेक्शन को लगाने की कंडीशन क्या है? ये कहता है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई, where it is not possible to determine time of supply as per 12(2), ठीक है, 12(3), 12(4। इसका मतलब ये है कि अगर आप 12(2) में फॉरवर्ड चार्ज में, इसके अंदर रिवर्स चार्ज में नहीं बता पा रहे, इसके अंदर सप्लाई ऑफ वाउचर भी नहीं है, तो अगर ये तीनों ही एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे तो उस केस में हम 12(5) से काम चलाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है, कंडीशन ये है। अब अगर ये होता है तो क्या किया जाए? तो इसके लिए बच्चों इन्होंने दो केसेस दिए हैं। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो दो केसेस हैं। कौन से दो केसेस हैं? ये कह रहा है कि आप देख लो वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, मतलब वेयर periodical return has to be filed। अगर हमें पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है, एक तो केस ये हुआ, और दूसरा इन एनी अदर केस। अगर हमें पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है तब तो एक डेट पता है ना। तो कहता है डेट ऑन which such return is to be filed। ठीक है, और अगर बाकी होगा तो क्या है? जिस दिन टैक्स दे दिया, क्या कहा मैंने? जिस दिन टैक्स दिया, यानी डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड। कौन सा टैक्स?
अरे जीएसटी की तो बात करो ना, टैक्स इज पेड मतलब जीएसटी इज पेड। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन लिखी है ना मैंने अभी आपको, ये जो कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन को लिखने का मतलब क्या है समझो जरा। इस कंडीशन को लिखने का मेरा मतलब पता है क्या है? मेरा मतलब इस बात से है कि सेक्शन 12(5) section 12(5) is applicable, section 12(5) is applicable when other when others are found inapplicable। मतलब मेरी मर्जी नहीं है बच्चों, अरे मेरी मर्जी नहीं है कि मैं चाहूं तो ऐसे कर लूं, चाहूं वैसे कर लूं, ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये है मेरा कौन सा सेक्शन था, ये हमने पढ़ा सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आगे, एक ही सबसेक्शन रह गया हमारा, एक ही सबसेक्शन रह गया, और वो सबसेक्शन कौन सा है? वो है सेक्शन, सबसेक्शन, बोलो बोलो, हाँ सबसेक्शन 6। तो यानी अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, किस चीज की टाइम ऑफ सप्लाई? एडिशन इन, एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखिए एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए क्या होगा, दो चीजें। एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई में दो बातें याद रखनी। पहली बात तो ये है, एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जब आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें कुछ ऐड होगा। अब ऐड किस लिए हो सकता है? एक तो रीजन हो सकता है डिले इन पेमेंट, डिले इन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। एक तो हो सकता है डिले इन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, और दूसरा हो सकता है अदर रीजंस, दूसरा हो सकता है अदर रीजंस। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो, अदर रीजंस नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन सेक्शन 12(6)। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे ये जो अदर रीजंस है ना, ये वाले अदर रीजंस, ये हमारे सेक्शन 12(6) में इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब सेक्शन 12(6) में क्या इंक्लूडेड है? सुनो, सेक्शन 12(6) में क्या इंक्लूडेड है? सेक्शन 12(6) में इंक्लूडेड है सिर्फ वो वाली जो पेमेंट इन, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के डिले में है। अच्छा एक बात और बताऊं, इसमें भी सिर्फ तीन ही बातें लिखी हुई है। अगर हम देखें तो इसमें तीन बातें लिखी हुई है। एक तो है इंटरेस्ट, ठीक है, एक है लेट फीस, लेट फी, और क्या हो सकता है? पेनल्टी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सप्लायर रिसिपिएंट को कहता है कि भाई तूने मुझे पेमेंट टाइम पर नहीं करी है, तूने मुझे कंसिडरेशन टाइम पर नहीं दिया या देर से दिया है, इसलिए मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, लेट फीस चार्ज करूंगा, पेनल्टी चार्ज करूंगा, तो वो कहता है कि ऐसे केस में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस में हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल ये कहता है कि डेट, डेट ऑन विच, डेट ऑन विच सप्लायर, डेट ऑन विच सप्लायर receives, date on which supplier receives such addition in value, such addition in value, such addition in value shall be time of supply, shall be time of supply, shall be time of supply। जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे ना बच्चों, तब इसका रिलेशन आएगा, तब मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बहुत ही आसान है। आइए एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल में कहता है, एग्जाम्पल में कहता है स्मार्ट लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू दीनानाथ, ठीक, द पेमेंट फॉर द सेम कैन बी मेड ऑन 28th of October। यानी हमने 15 अक्टूबर को बेचा, हमने कहा 28 अक्टूबर तक दे देना। इफ द बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट देन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 100 पर डे। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं? हम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? बताओ हम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हम इंटरेस्ट ले रहे हैं डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। क्यों ले रहे हैं? डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और बिकॉज वी आर टेकिंग दिस इंटरेस्ट ड्यू टू डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज व्हाई इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 12(6) ऑफ CGST एक्ट। ठीक, फिर वो कहता है एज रिगार्ड्स इंटरेस्ट द सप्लायर एग्रीड टू वेव ए पोर्शन। अच्छा हाँ,
दीनानाथ पेड द ड्यू अमाउंट, दीनानाथ पेड द ड्यू अमाउंट ऑन 18th। अब देखिए हमने लास्ट डेट उससे कौन सी बोली थी, हमने उससे बोला था कि भाई तू 28 तक दे दियो, 28 अक्टूबर तक बोला था, जबकि उसने दिया कब है, अरे उसने तो 18 को दिया, तो गलत काम किया ना, उसने लेट किया। तो वो कह रहा है इसने एग्री किया कि चल ठीक है तो 1800 रुपीज दे दे, ठीक है। और ये जो 1800 है उसने 18 तारीख को दिया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, देखो जरा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि एक तो डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, दूसरा इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है, यानी ये भी एप्लीकेबल हो गया, ये भी हो गया। तो डेट कौन सी होगी, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिलती है, ठीक है, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिलती है। और पेमेंट कौन से दिन मिली है, वो यहाँ मिली है। पेमेंट कब मिली है, पेमेंट यहाँ मिली है, मेरी बात समझे। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारी ये जो इंटरेस्ट वाली है 1800 रुपए है, इसकी हमारी डेट ऑफ पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो टाइम ऑफ सप्लाई इसकी हो जाएगी यही वाली डेट, टाइम ऑफ सप्लाई होगी, यानी ये देख लीजिए डेट ऑफ रिसिप्ट ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। समझ में आई बात ये। तो यानी बच्चों इस तरह से आज हमने सेक्शन 12 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब एज यूजुअल जैसे आपको पता है जब हम कोई भी चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पूरा एक तरह से रिवाइज करते हैं। तो आइए जरा 5 मिनट लगाए जाए इसको रिवाइज करने में, ठीक है। चलिए पहली बात है सेक्शन 5, सेक्शन 12 में क्या है, सेक्शन 12 में क्या बताया था, सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल 6 सबसेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। क्या बताया था, 6, 12(1) पढ़ना है, 12(2) पढ़ना है, 12(3) पढ़ना है, 12(4) पढ़ना है, 12(5) पढ़ना है, 12(6) पढ़ना है, ये बताया था। पहले वाले में तो कुछ लिखा नहीं है, तो कह रहे हैं जी लायबिलिटी जो होगी ना वो एज पर द टीओएस होगी, तो ये तो लिखा हुआ है लायबिलिटी शैल अराइज एज पर द टीओएस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर 12(2) की बात करें, 12(2) हमारा एप्लीकेबल है जब हमारा फॉरवर्ड होता है, और ये होता है जब रिवर्स चार्ज का केस होता है, ठीक है। फिर मैंने 12(2) में बताया था कि 12(2) में बेसिकली 2 क्लॉज हैं, क्लॉज ए है, क्लॉज बी है। क्लॉज ए क्या कहता था, क्लॉज ए बताता है डेट ऑफ इनवॉइस, कौन सी, एक्चुअल इनवॉइस जिस दिन इशू किया, और सेक्शन 31 वाली लास्ट डेट, ठीक है, दोनों में जो अर्लियर है। और ये पेमेंट की होती थी, लेकिन ये पेमेंट वाली तो बेकार हो गई 66 के आ रहा, ठीक है। तो यानी ये इन दोनों में से जो भी अर्लियर, ओके, समझ में आई बात, ये दोनों हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 तो आज ही पढ़ा हमने। सबसेक्शन 3 में हमारे 3 क्लॉजेज हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है। बिना देखे पढ़ो, ए बी सी। ए में क्या था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बी में क्या था, डेट ऑफ पेमेंट, और सी में क्या था, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के बाद का अगला दिन। कौन सी डेट से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो जिस दिन डेट ऑफ एंट्री बुक्स में की है उस दिन हो जाए। चलो अगर सप्लाई हमने किया वाउचर्स के थ्रू तो देख लो, अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, और नहीं तो हम डेट ऑफ रिडेम्पशन लेंगे, ठीक है। 5 में क्या है, अगर कुछ नहीं पता तो देख लो भाई, अगर रिटर्न भरनी है तो रिटर्न की लास्ट डेट, नहीं तो जिस दिन टैक्स पे। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सबसेक्शन 6, इसमें हमने देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसमें देखा टाइम ऑफ सप्लाई होगी जो एक तो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वाली है, डिलेड पेमेंट वाली, और इसके अंदर जिस दिन वो एक्चुअली रिसीव करेगा अमाउंट उस दिन मानी जाएगी, उस दिन मानी जाएगी, ठीक है। तो आज हमने बच्चों सेक्शन 12 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा, कल को ही मिल जाएगा आपको लेक्चर, ठीक है। उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेक्शन 13 अप्लाई करना है तो कैसे किया, ठीक है। एंजॉय लर्निंग, अपना पढ़ते रहें, अगर कोई चीज समझ में ना आए बार बार देखें, और उसके बाद जब मैं डाउट क्लास दूंगा दोनों सेक्शंस की मिलाकर तो फिर एक साथ पढ़ लें, ठीक है। एक लेक्चर और दूंगा उसके बाद आपकी एक साथ डाउट क्लास लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।